कहानी जवाबी कार्ड। लेखक दीनानाथ नादिम। जूनदेद क्यों देद, अभी अंदर ही हो? अपने आने का समाचार देते हुए जमाल मीर घास पर बैठ गया। नश्वार की डिबिया अपने फटे फिरन की अंदर की जेब से निकाली, चुटकी में नश्वार लेकर अपने दांतों में मली। फिर अपने हाथ की छड़ी से वह मिट्टी पर कुछ चित्र आदि बनाने लगा। 15 मिनट पश्चात बाईं ओर गौशाला का द्वार खुलने की आवाज़ आई। जमाल मीर चौंक उठा, पीछे पलटकर जूनदेद को देखा। लगा मानो पूर्णिमा का चांद देख लिया हो। खुलकर हंस पड़ा। खुदा तुम्हारी शामत दूर करे। मैंने सोचा पता नहीं कौन सुबह सुबह आया है। तुमने आवाज़ बदलकर पुकारा। जूनदेद ने मुस्कुराते हुए कहा। जूनदेद गांव की नानी, अधिकतर लोगों की माँ। जूनदेद आकर्षक व्यक्तित्व, बर्फ जैसे सफ़ेद केश, मदिरा से भरे प्याले जैसे नैन, खड़ी सुंदर नासिका, लंबी बाहें, सफ़ेद बर्फ जैसा नया पोत्स पहने हुए मानो कोई जंगल की रानी हो। क्यों देद, दिन इतना चढ़ आया है और तुम्हारी अभी तक नींद ही नहीं टूटी? जमाल मीर ने नश्वार थूकते हुए कहा। जूनदेद ने उत्तर में कहा, बदतमीज हो। क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। तुम बातें करना कब सीखोगे? तुमने नहीं देखा कि मैं गौशाला से निकली सोई कब थी? जमाल मीर कुछ लज्जित हुआ पर साहस करके बोला, नहीं देद, वास्तव में यह गुल साहब के लिए है न। जूनदेद के माथे पर बल पड़ गए और जमाल मीर बात को टाल गया। कुछ क्षण तक दोनों धरती की ओर देखते रहे। अंततः जूनदेद बोली, यह भी सच है। मुझे तो था ही, पर बदरी, गाय को देखो क्या हुआ है। न घास खाती है न चारा। प्रातःकाल से इसी के साथ लगी थी। इतने में और भी लोग आ गए और सभा जम गई। जूनदेद कौन थी? निचले इलाके को कई लोग काव मालून भी कहते हैं। कारण यह है कि इस क्षेत्र के कौवे आते जाते उधर के चिन्नारों पर रात व्यतीत करते हैं और कईयों ने घोंसले भी बनाए हैं। आज भी संध्या के समय कौवों ने इतना कोलाहल मचा रखा था कि नदी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक ही बंदूक के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी कौवे काँव काँव करते चिनारों से उड़ गए। यह गोली किसने चलाई? वह देखो, फौजी जवान चला आ रहा है। जरूर यह उसी की कारस्तानी होगी। सिर झुकाकर आसपास के फलदार वृक्षों पर बैठे कौवे सोचने लगे। फौजी जवान, हष्ट-पुष्ट और चौड़ा सीना, फैले हुए गोल कंधे और सुंदर चाल ढाल वाला, जैसे कोई फिरंगी कप्तान हो। वह बिना किसी भय के झूमता हुआ चल रहा है। जैसे ही ऊपर गांव में पहुंचा, सारे बच्चों ने उसे घेर लिया। कोई उसकी टांगों से लिपट गया और कोई उसकी जेबों को टटोलने लगा और कई उसकी बंदूक को नाखूनों से खरोंचने लगे। सब जोर जोर से चिल्ला उठे, गुल साहब, जूनदेदी, गुल साहब, आज आया गुल साहब, हमारा कप्तान गुल साहब। यह गाते गाते बच्चों का यह जुलूस जूनदेद के बरामदे तक पहुंच गया। जोर से दरवाज़ा खोलकर जूनदेद बाहर निकले, आंखों में विचित्र चमक और मुख पर बनावटी गंभीरता लिए वह कहने लगी, गुलचाप कप्तान, मुर्गा चाप। ऐसे मूर्ख जब कप्तान बनते तब। मगर इस क्षण दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले में बाहें डाले हुए थे। गुल साहब और जूनदेद का क्या संबंध था, यह भी किसी को मालूम नहीं था। यह भी ऐसी ही बात थी कि कुछ लोग कहते थे कि यह जूनदेदी की भांजी की बेटी का पुत्र था और कुछ लोग कहते थे कि यह उसका पोता है। परंतु अधिक लोगों का यही विचार था कि यह बच्चा जूनदेदी को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। खैर, इनमें क्या संबंध था, हमें उससे क्या लेना। परंतु यह बात सभी जानते हैं कि जूनदेद के प्राण इसी गुल साहब में है। जब से गुल साहब मलेशिया फ़ौज में भर्ती हुआ था, तब से उसका नाम उसके होठों से उतरता ही नहीं था।
एक बात तो गुल साहब, दूसरी बात तो गुल साहब, सुनो वासा, आज गुल्ला ने चिट्ठी लिखी है। लिखा है कि उसने एक दिन में 17 कबालियों को मार दिया। सोनामाली, तुमसे क्या बताऊं, गुल साहब की बलाएं लूं। गुल साहब ने जो जवाबी कार्ड लिखा है मानो कागज़ पर मोती जड़े हों। अरे जमाल मीर, आज हमारी 10 पुश्तों की मेहनत रंग लाई कि गुल साहब जैसा सपूत हमारे यहाँ पैदा हुआ। इस समय पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा है। जिस दिन गुल साहब युद्ध क्षेत्र की ओर वापस गया, पूरे गांव में चहल पहल थी। सब ने सुबह सवेरे ही चूल्हे जलाए थे और सूरज निकलने तक सभी पुरुष तथा महिलाएं, बूढ़े जवान जूनदेद के चबूतरे पर एकत्रित हो गए थे। कुछ प्रसाद ले आए थे और कुछ ताबीज लेकर। कुछ गांव वालियां आंचल में अचार और चटनी बांधकर ले आई थी। बहुत से लोग तो सूखी हुई सब्जी आदि ले आए थे। जो ही जूनदेद ने दरवाज़ा खोला, धक्का पेल शुरू हो गई। सब लोग यह चाहते थे कि सबसे पहले मैं अपनी भेंट प्रस्तुत करूं। यह लो जूनदेदी, यह साग है, यह सलजम है, रहती गवालिन ने लजाते हुए कहा। यह मैंने गुल साहब के लिए अब तक संभाल कर रखे थे। यह लो हसनपुर की बाड़ी का साग है और यह सूखी कड़म है। रमजान बेगारी ने कहा, गुल साहब को कहना कि यह शहर में नहीं मिलता है। यह लो अचार का डब्बा, यह कड़म साग का बना हुआ है। गुल साहब कहाँ हैं? वास पंडित ने धीमे स्वर में पूछा। जूनदेद, गुल साहब को बुलाइए, वह नाले पर मुंह धोने गया है, आता ही होगा। तुम्हें क्या देर हो रही है? जूनदेद ने हंसते हुए कहा। कुछ नहीं, कंठ ऋषि के यहाँ से मैं एक रक्षा सूत्र लाया था, सोचा था खुद ही गले में पहनाओ। वास पंडित ने माथे पर बल डालते हुए कहा। इस बीच गुल साहब भी नदी से मुंह धोकर आ गया। जो ही निकट पहुंचा, कई लोग गले मिले और कई चूमने लगे। कई उसके आसपास जमा हो गए। फिर जब वह वर्दी पहनकर बंदूक लिए हुए निकला तो सभी लोगों के सीने खुशी से फूल गए। सभी लोगों ने उसे दुआएं दी। उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए उसके पीछे पीछे 4 मील तक गांव से बाहर साथ आए। जब वह सायेदार वृक्षों से निकलकर आंखों से ओझल हुआ, तब लोग वापस लौटे। आज सुबह सवेरे से ही आसमान पर बादल थे। सूरज निकलने तक पूरा आकाश बादलों से इतना घिर गया कि पहाड़ की चोटियों से लेकर नीचे तक सब ढक गया। भयंकर तेज बिजलियां चमकने लगी। लगता था कि कहीं वर्षा जमा कर रहा है। साधारणतः ऐसे दिन गांव के लोग प्राय घरों में ही बैठते थे, परंतु आज सभी नाले के किनारे पुलिया के निकट टोलियों में बैठे कानाफूसी कर रहे थे। सभी पुरुष भयभीत थे। पुरुषों की टोली से थोड़ी दूर महिलाएं झुंड में बैठकर अंदर ही अंदर शोक व्यक्त कर रही थी और पुरुष भी अत्यंत गंभीर दिखाई दे रहे थे। इसी बीच वास पंडित नंगे सिर, गमछे के बिना मुट्ठियां भींचे दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, हे करीमजू, करीमजुआ, यह मैंने क्या सुना? अफसोस, यह कौन सा गदर हुआ, जुल्म हुआ। जुबान लड़खड़ाई। चुप चुप। मुंह पर हाथ रखकर करीम कुम्हार ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा, साहस से काम लो। जूनदेद के बारे में तो सोचो, उसे किस प्रकार यह अशुभ समाचार सुनाए। आखिर क्या हुआ? किसने कहा? यह किसने चाहा? रोते रोते वास पंडित ने पूछा। यह किसने चाहा? हमारे दुर्भाग्य ने कल जबार डाकिया आया। उसने गुल साहब का कार्ड थमा दिया जो खाली था। जैसा यहाँ से जूनदेद ने भेजा था वैसा ही वापस लौटा है। वह शायद मोर्चे पर। इसके आगे करीम कुम्हार से बोला नहीं गया। एक एक कर सब लोग निर्जीव से जूनदेद के घर पहुँचे। जूनदेद आज भी गाय को घास डालने गौशाला के अंदर गई थी। तुम पागल हो गई हो? सिर झुकाए क्यों बैठी हो? जब से वह महाज पर गया तब से तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जूनदेद गौशाला में गायों से बातें कर रही थी। इसी बीच बरामदे में लोगों के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अंदर से ही
पुकारा, कौन? वासो, इतनी जल्दी क्यों आए हो? गौशाला से निकलते हुए स्वयं से कहा। गुल्ला ने बद्री को भी बेकार कर, ओहो, तुम लोगों को कोई आपत्ति आई है क्या? लोगों के झुंड को देखकर जूनदेद हक्का बक्का हो गई। क्यों? क्या आप लोगों ने झगड़ा किया है? बोलते क्यों नहीं? सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई कुछ न कर सका। बोलो, गूंगे हो क्या? बात करो। जूनदेद का रंग बदलने लगा। तुमको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? अंत में वास पंडित ने सिर झुकाए धीमे स्वर में कहा, जूनदेद, कुर्बान जाऊं। इतना ही कहा कि चीख निकल गई। सब लोगों की हिचकियां बंद गई। आंसुओं की धारा आंखों से बहने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। जूनदेद को कुछ महसूस होने लगा। कुछ स्वयं से, कुछ दूसरों से बोली, मेरा गुल्ला ठीक है? क्या वह नहीं जानता कि कितनों की आहुति देकर कितनों के बदले? मास पंडित ने साहस बटोरकर कार्ड जूनदेद को थमा दिया। यह जवाबी कार्ड कल पहुंचा, परंतु खाली है, मालूम नहीं। जूनदेद जड़ होकर रह गई। तीर के समान छीना झपटी के कारण कार्ड मुड़ गया था। उसने धीरे धीरे उसे खोला और फिर उसको आगे पीछे देखने लगी।